आपको एक बात मैं बता देता हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड एक बात आप याद रखिएगा। इस टॉपिक में बहुत ही साइकोलॉजिकल, डीपली और फिलॉसफिकल बातें की गई हैं। और ये इतना अहम टॉपिक है कि आप अगर लिटरेचर का स्टूडेंट है और अभी तक आपका कंसेप्ट, आपकी इमेजिनेशन नहीं ओपन हुई, तो ये एक ऐसी असाइनमेंट है जो आपकी इमेजिनेशन को, आपके कंसेप्ट को, आपके तख़य्युल को, आपके नज़रियात जितने भी हैं सारे के सारे लिटरेचर से रिलेटेड ये ओपन कर देगा। काफ़ी डीपली और साइकोलॉजिकल बातें की गई हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आज हमें इस टॉपिक पर 1 घंटा ही क्यों ना खपना पड़े ना, इसको क्लियर कर देंगे। ऐसे मैं आपको पढ़ा दूंगा जैसे 10th क्लास के बच्चे को हम इंग्लिश पढ़ाते हैं ना, तो लफ्ज़ ब लफ्ज़ पहले तर्जमा बताते हैं, फिर पूरी लाइन का सेंस क्लियर कर देते हैं ना। इस तरह ये सब क्लियर होने वाला है। वैसे ये जो रुबीना और सायमा है ना, इनके चेहरे से लग रहा है कि इनको थोड़ी सी परेशानी आने वाली है, लेकिन बिल्कुल आपने घबराना नहीं है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इजी वर्डिंग में आपको बता दूंगा। ये टॉपिक आपके लिए बहुत अहम है। लिटरेचर से अगर आप ताल्लुक़ रखना चाहते हैं और रखते हैं तो मीन्स ये अहम टॉपिक है। आपके नज़रियात, आपका तसव्वुर, आपकी इमेजिनेशन, आपके कंसेप्ट, आपका शऊर, सब कुछ इसमें ओपन होने वाला है। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, इमेजिनेशन एंड रियलिटी। स्टीवन वर्क इज मेडिटेटिव एंड फिलोसफिकल। स्टीवन का जो वर्क है, यानी जो राइटर के जितने भी वर्क हैं, वो क्या है? मेडिटेटिव है। मेडिटेटिव का मतलब क्या होता है? जिसमें गौर व फिक्र हो, सोच विचार हो। एंड फिलोसफिकल, फिलोसफिकल क्या होती है? जो फलसफे से रिलेटेड होती हैं, यानी जिसमें बहुत ही डीपली बातें की जाती हैं। यानी भी यहाँ पर यह बताया गया है कि स्टीवन को जो वर्क होते हैं वो उसमें गौर व फिक्र और फलसफा शामिल होता है। ही इज़ वेरी मच अ पोइट ऑफ आइडियाज़। और ये जो पोइट है, यानी भी स्टीवंस जो है, ये आइडियाज़ वाला पोइट है। इसने बहुत सारे आइडियाज़ अपनी पोएम में दिए होते हैं। और ये लिखता है द पोएम मस्ट रेजिस्ट। पोएम ऐसी होनी चाहिए जो रेजिस्ट करे, जो रुकावट पैदा करे। किस चीज़ में? द इंटेलिजेंस, आपकी जहानत के साथ। जहानत समझ ही ना पाए ऑलमोस्ट सक्सेसफुली। और यही पोएम जो होती है, ये एक सक्सेसफुल, एक कामयाब पोएम होती है। ही रोट, यानी स्टीवंस लिख चुके हैं ये। कंसर्निंग द रिलेशन बिटवीन द कॉन्शियसनेस। अगर हम रिलेशन की बात करें, रिलेशन का ख्याल करें, किस चीज़ के साथ? एंड द वर्ल्ड, दुनिया और कॉन्शियसनेस दोनों का ताल्लुक की अगर हम बात करें, कॉन्शियसनेस किसको कहते हैं? शाऊर को। अगर हम शाऊर, यानी अगर हम शाऊर में बैठे हैं, अक्ल में बैठे हैं और दुनिया की बात करें, तो स्टीवंस यहाँ पर कहता है, स्टीवन सेज द इमेजिनेशन इज नॉट इक्विवेलेंट। इमेजिनेशन जो है, आपके जो ख्यालात हैं, आपके जो तसव्वुर है, वो बिल्कुल बराबर नहीं है। किस चीज़ के? टू कॉन्शियसनेस, आपके शऊर के साथ। यानी जो आप ख्याल करते हैं वो हमेशा आप शऊर और अक्ल के साथ, उसका कोई तल्लक नहीं है। आप अक्ल में बैठकर और शऊर में बैठकर चीज़ों को नहीं सोचते हैं। नॉर इज़ रियलिटी इक्विवेलेंट टू द वर्ल्ड। और ये जो हकीकत है, ये बिल्कुल दुनिया से मिलती जुलती नहीं है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। रियलिटी मीन्स जो हकीकत हमें दुनिया दिखाई देती है, वैसी दुनिया बिल्कुल नहीं है, ये स्टीवंस कहता है। ठीक हो गया, इसमें रियलिटी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बात की गई है कि रियलिटी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन। जो रियलिटी है, जो हकीकत में चीज़ हमारे पास होती है, वो इमेजिनेशन का ही प्रोडक्ट होती है, इमेजिनेशन से ही बनती है। यहाँ पर मैं आपको इजी वर्डिंग में बता देता हूँ कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में इमेजिनेशन करना शुरू कर दें, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर दें, तो एक दिन हम उसी चीज़ पर वर्क करते करते उसको रियलिटी में बदल लेते हैं। यहीं पर तो ये बात की गई है कि रियलिटी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन, कि इमेजिनेशन का प्रोडक्ट जो है, ख्यालात का, तसव्वुर का जो प्रोडक्ट होता है, वही रियलिटी बनता है। एज इट शेप्स इट, जो यहाँ पर लिया गया है वो इमेजिनेशन के लिए लिया गया है। और कहता है कि इट शेप्स द वर्ल्ड। और ये जो आपकी ख्यालात होते हैं, यही बाद में रियलिटी बनते हैं। और रियलिटी बाद में क्या करती है? दुनिया को बना देती है। यानी जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं,
फिर उस चीज़ का प्रोडक्ट बनता है जो कि रियलिटी होता है, और ये जो रियलिटी होती है फिर यही तो दुनिया बनाती है, दुनिया बनाकर रख देती है, बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। क्योंकि ये जो है आपके इमेजिनेशन जो है ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। पहले आप किसी चीज़ के बारे में इमेजिनेशन करते हैं, फिर इमेजिनेशन करते करते उस चीज़ पर वर्क करना शुरू कर देते हैं, और वो वर्क जो है वो रियलिटी में चेंज होता है, और वो रियलिटी जो है बाद में दुनिया बनती है, और दुनिया जब बनना शुरू हो जाती है तो उसमें मज़ीद जो है इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। और फिर क्या होते हैं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट क्यों आती है, क्योंकि हमेशा हमारे ख़यालात चेंज होते रहते हैं किसी चीज़ को लेकर। वी अप्रोच रियलिटी, यहाँ पर कहा गया है कि हम रियलिटी तक, हकीकत तक पहुँच सकते हैं विद लिटल बाय लिटल अंडरस्टैंडिंग। थोड़ी थोड़ी सोच के साथ, थोड़ी थोड़ी समझ के साथ हम पहुंच सकते हैं। यकदम छलांग लगाकर हम नहीं पहुंच सकते कि हमने ये ख्याल किया और हम किसी चीज़ को हकीकत में ढाल लें, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा किसी चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा, फिर हमारी जो अप्रोच है वो रियलिटी तक जाएगी, यकदम नहीं जाने वाली। तो क्या करना पड़ेगा, पुटिंग टुगेदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हमें दुनिया की मुख्तलिफ चीज़ों को क्या करना होगा, पुट करना होगा, इकट्ठा करना होगा, टू मेक इट कोहेरेंट, और उसे इकट्ठा करना होगा। दुनिया की चीज़ों, दुनिया के ख्यालात को इकट्ठा करना होगा, इमेजिनेशन करनी होगी, फिर वो उनको इकट्ठा करने के बाद क्या करना होगा, वही चीज़ थ्रू एन एक्टिव एक्सरसाइज। अगर हम एक्टिव एक्सरसाइज रोज़ाना के तौर पर प्रैक्टिस करते रहते हैं किस चीज़ की, ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन की, ख्यालात की, वी मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। इन ख्यालात को हम क्या कर सकते हैं, दुनिया में बदल सकते हैं, दुनिया का मीनिंग हम तलाश कर सकते हैं अगर हम हमेशा ख्यालात पॉजिटिव रखते हुए किसी चीज़ के बारे में सोचते रहें। दिस इज़ नो ड्राई फिलोसफिकल एक्टिविटी, कहता है कि ये जो ख्यालात करना है ये कोई खुश्क और फ़लसफ़ियाना कोई एक्टिविटी, कोई प्रैक्टिस नहीं है, बट अ पैशनेट एक्टिविटी, लेकिन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपका जज्बा शामिल होता है इन फाइंडिंग ऑर्डर। और क्यों हम ये सब कुछ करते हैं, क्योंकि हमें ऑर्डर, तरतीब किसी चीज़ की मिल जाए, एंड मीनिंग, ये किसी चीज़ के मीनिंग, मतलब का पता चल जाए, इसलिए हम जज्बे के साथ हर काम को करते। Stephen suggests that we live in the tension between the shapes of the world. हम कहाँ पर रहते हैं, स्टीवन कहता है हम जो है वो दुनिया की बनाई हुई शक्लों में उलझे हुए हैं, उस टेंशन में उलझे हुए हैं जो दुनिया की बज़ाहिर शक्लें हैं उसके दरमियान हम उलझे हुए हैं, ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की, एंड द ऑर्डर, और उस ऑर्डर, उस तरतीब के दौरान फंसे हुए हैं, डैट आवर इमेजिनेशन, जो हमारे ख़यालात ने क्या किए हैं, इम्पोज upon द वर्ल्ड, दुनिया पर लागू कर दिए हैं। मतलब यहाँ पर यह है कि बज़ाहिर जो दुनिया में चीज़ें नज़र आती हैं, हम उनको हासिल करने के लिए पहले तो उनका ख़याल देखते हैं, ख़याल देखने के बाद उन चीज़ों को ही देखते रहते हैं कि कैसे गेट करना है, लेकिन तब तक गेट नहीं होंगी जब तक हम उनके लिए मेहनत और वर्क नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे। सोचने से कुछ भी नहीं हासिल होता, इमेजिनेशन करने से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन इमेजिनेशन करना एक अच्छी बात है। किसी चीज़ को सोचेंगे वही रियलिटी बनेगी अगर उस पर वर्क किया जाए। द वर्ल्ड इन्फ्लुएंसेस अस इन आवर मोस्ट नॉर्मल एक्टिविटी, जो दुनिया है ना, दुनिया का जो असर है वो हमारी रोज़ाना की बेस पर जो हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं उस पर उसका असर होता है। एज स्टीवन सेज इन हिज ऐसे, जैसे कि स्टीवन ने अपने ऐसे में बता दिया है, क्या बताया है, इमेजिनेशन एज वैल्यू, और उसका ये ऐसे है जिसमें ये बताता है, जिसका नाम इमेजिनेशन एज वैल्यू है। बताता क्या है, द ट्रुथ सीम्स टू बी डैट वी लिव इन द कंसेप्ट्स ऑफ द इमेजिनेशन, ये हकीकत है कि हम हमेशा इमेजिनेशन के तसव्वुरात में रहते हैं। इमेजिनेशन मतलब ख़याल करते हैं और ख़यालों में हम अपने ही तसव्वुरात में रहते हैं, ये हकीकत है, ये ट्रुथ। यहाँ पर अगली जो बात की गई है वो ये है कि द इमेजिनेशन इज़ द मैकेनिज़्म, इमेजिनेशन ही एक ऐसा मैकेनिज़्म है, एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है, बाय विच वी अनकॉन्शियसली, जिसमें हम लाशऊरी तौर पर बग़ैर सोचे समझे कंसेप्चुलाइज द वर्ल्ड, इमेजिनेशन में, तख़य्युल में दुनिया को बनाते हैं।
दुनिया को क्या करते हैं, कंसेप्चुलाइज, तसव्वुर करते हैं, और इसमें हमारी अक्ल शामिल नहीं होती। हम सिर्फ सोच रहे हैं और हमने ऊपर पढ़ा है कि अक्ल और इमेजिनेशन का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। जब इमेजिनेशन वर्क करती है तो अक्ल सोई हुई होती है। ठीक हो गया। यही बात यहाँ पर की गई है कि जब हम इमेजिनेशन के ज़रिए दुनिया को कंसेप्चुलाइज करते हैं तो हम लाशऊरी तौर पर करते हैं, वाइल जबकि रीज़न इज़ द वे, रीज़न एक ऐसी चीज़ है, वजह एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मेथड है, वी कॉन्शियसली कंसेप्चुलाइज द वर्ल्ड, जिसमें हम हकीकत में अक्ल के साथ, वजह होगी तो तब हम अक्ल का इस्तेमाल करेंगे और दुनिया के बारे में सोचेंगे, दुनिया को बनाने के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम बैठे बैठे क्या करें कि हमारे पास जी सारा कुछ मवाद, टॉपिक वगैरह सारे हैं, असाइनमेंट्स हैं और हमने नोट्स वगैरह लिए, हम सोचना शुरू कर दें जी हमारे पास सब कुछ नोट्स वगैरह आ गए हैं, तो हम जनाब ये हमारी MA BS इंग्लिश से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हम लाशऊरी तौर पर ये चीज़ें सोच रहे हैं, इसमें अक्ल शामिल नहीं है, सिर्फ सोचे जा रहे हैं और ये रियलिटी में, हकीकत में नहीं बदलने वाला। जब हमारे पास रीज़न होगी कि जी मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है, पढ़ने के बाद मैंने इसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है और दूसरों को पढ़ाना है, तो तब हमारे पास एक रीज़न होती है। और ये जब रीज़न होती है, उस रीज़न पर हम अक्ल के साथ, शऊर के साथ हम काम करना शुरू कर देते हैं, उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये हकीकत में अक्ल के साथ दुनिया को बना देती है। यही बात की गई है यहाँ पर। तो स्टीवन सेज दैट द इमेजिनेशन लूजेस एनर्जी एज इट सीज टू फॉलो रियल। यहाँ पर यह बात की गई है कि जब इमेजिनेशन जो होती है वो अपनी एनर्जी खो देती है। कब खोती है? यानी जो हम ख्यालात जितने भी सोचे होते हैं किसी चीज़ के बारे में, जितने भी तसव्वुर किए होती है किसी चीज़ के बारे में, हमारे तसव्वुरात होते हैं, वो अपनी एनर्जी को खो देते हैं। जब वो हकीकत में मिल जाती है, हमें हकीकत को फॉलो करना शुरू कर देती है। जैसे कि हमारी अक्सर ये हमारा नेचर है, जब तक हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती तो हम उसके चीज़ के बारे में ख्याल करते हैं और ख्यालों में बहुत ही हद से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब वही चीज़ हमारे पास रियलिटी में हमारे हाथ में आ जाती है, हमारे कब्ज़े में होती है, तो वो चीज़ की हम उतनी कदर नहीं करते जैसे कि पहले इस चीज़ से हम करते थे, क्योंकि अब हमारे वो चीज़ें अंडर में आ चुकी हैं। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। बहुत सारे लोग शादी से पहले क्या होता है, जिनके लव अफेयर होते हैं, वो उनकी अपनी एक दुनिया होती है, उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई होती है जिसमें वो उनको कुछ और नज़र ही नहीं आता। ऐसे ख्यालात होते हैं ज़िंदगी के बारे में कि ज़िंदगी बड़ी आसान होगी, बिल्कुल ईजी सी होगी, हमारे प्यार होगा, सारी जो हमारी ज़िंदगी गुजरेगी वो इकट्ठे गुजरेगी और हमारे अंदर कोई भी मुश्किल ऐसी चीज़ें नहीं आने वाली। लेकिन जब वही चीज़ हमें मिल जाती है तो कुछ अरसे बाद उस मिली हुई चीज़ की जो मोहब्बत होती है और जो रियलिटी में हमें वो चीज़ मिलती है, तो वो फिर क्या होती है, वो कदर खोना शुरू कर देती है, क्योंकि वो रियल हकीकत में हमें मिल जाती है। यही बात यहाँ पर बताई गई है। तो थ्रू आउट हिज कैरियर, वो यहाँ पर इसका पोइटिक कैरियर जितना भी है, इसमें क्या है कि स्टीवन वाज कंसर्न्ड विद द क्वेश्चन, स्टीवन को हमेशा इस सवाल के साथ देखा गया है ऑफ व्हाट टू थिंक अबाउट द वर्ल्ड, कि वो दुनिया के बारे में क्या जानता है। नाउ बिकॉज, क्योंकि अब अवर ओल्ड नोशंस, जो हमारे जितने भी हवाला जात हैं ऑफ रिलीजन से रिलेटेड, मजहब से रिलेटेड, नो लॉन्गर स्विस, वो काफ़ी नहीं है। ये क्रिश्चियनिटी या ऐसे लोग जो खुदा पर ईमान नहीं रखते, उनकी बात हो रही है। हम माशाल्लाह मुसलमान हैं, मुसलमान होने के नाते हमारा पक्का एतमाद है अपने मजहब से रिलेटेड, अपने खुदा से रिलेटेड। तो यहाँ पर यह बात की गई है कि अब मज़हब से रिलेटेड स्टीवन कहता है कि हमारे जितने भी पुराने, जितने भी ख़यालात हैं, जितने भी रवायात हैं मज़हब से रिलेटेड, वो इतनी काफ़ी नहीं है कि हम इस मज़हब को, किसी भी मज़हब को की पैरवी करें। कोई भी मज़हब हकीकत में स्टीवंस के नज़दीक है ही नहीं, खुदा भी यहाँ तक नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। तो हिज सोल्यूशन इज सुप्रीम फिक्शन, इसने एक वर्क लिखा है सुप्रीम फिक्शन, वो इसका सोल्यूशन बताता है कि आखिर इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है मज़हब से रिलेटेड।
तो ही सेज, तो वो कहता है कि नाउ वी मस्ट रिप्लेस सम आइडिया फॉर द आइडिया ऑफ गॉड। अब हमें क्या कर देना चाहिए, नाउज़बिल्ला के खुदा के मुतल्लिक भी अपने आइडियाज को रिप्लेस कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। क्यों? कहता है कि गॉड इज फिक्टिव। गॉड जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि खुद से बनाई हुई है। फिक्टिव मतलब फिक्शन से रिलेटेड, यानी एक ऐसी चीज जो हकीकत में तसव्वुर नहीं रखती, नाउज़बिल्ला, बट विलफुली बिलीव्ड। लेकिन इसे जोरा जोरी क्या किया जाता है, बिलीव्ड, माना जाता है खुदा को, नाउज़बिल्ला। तो ठीक हो गया, द सुप्रीम फिक्शन इज द रियलिटी। और ये जो सुप्रीम फिक्शन इसने बात की है कि यही रियलिटी है। क्या इसमें रियलिटी है? डेट सीम समथिंग एक्चुअल एंड रियल। जो चीज हकीकत में होती है ना, वही हकीकत में होती है। तो यहां पर कहने का इसका मतलब यह है कि खुदा को आज तक किसी ने देखा नहीं है। किसी मजहब जितने भी लोग फॉलो करते हैं, उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने पैगंबरों को देखा नहीं है, हकीकत नहीं है इसमें। तो क्यों हम किसी मजहब की पैरवी करें? जब खुदा को किसी ने हकीकत में देखा ही नहीं है तो मीन्स खुदा नहीं है, नाउज़बिल्ला ये बात करता है। स्टीवंस कंक्लूड, स्टीवन अपनी बात को ऐसे ख़त्म करता है, क्या कहता है? गॉड इज़ अ ह्यूमन क्रिएशन। ये जो खुदा है ना, ये इंसानों ने खुद ब खुद बनाए हुए हैं। हकीकत में नाउज़बिल्ला कोई खुदा नहीं है। तो दिस सुप्रीम फिक्शन इज समथिंग इक्वली सेंट्रल टू अवर बीइंग। तो ये जो सुप्रीम फिक्शन है खुदा के बारे में, ये एतमाद रखना कि खुदा नहीं है, ये हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। सेंटर यानी भी इसकी इक्वल होनी चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। तो खैर, जो खुदा को नहीं मानते उनके अंदर तो हो सकती है। वी आर मुस्लिम, वी बिलीव इन गॉड, और हम जो हैं वो खुदा पर, अपने नबी पाक मोहम्मद वसल्लम पर, मुसलमान उम्मती होने का हमें बहुत हम जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें ये कम है। तो आगे हम बात करते हैं, इमेजिनेशन इज़ ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय इरेशनैलिटी। तो इमेजिनेशन को हम हमेशा परफेक्ट बना सकते हैं, कंपेन्ड हासिल कर सकते हैं। किस तरह? बाय इरेशनैलिटी, कि इसमें हर बात खिलाफ अक्ल होनी चाहिए। यानी भी इमेजिनेशन वही परफेक्ट होती है, वही सही जाती है जो खिलाफ अक्ल हो। ऐसी चीज़ को तसव्वुर कर लेना जो नामुमकिन हो, वही इमेजिनेशन असल में कहता है कि इमेजिनेशन होती है। एज पोइट्री, जैसा कि इज़ इमेजिनेटिव, ये इमेजिनेटिव होती है। क्या होती है? इसमें इमेजिनेशन होती है, तसव्वुरात होते हैं। सो इट मस्ट बी इरेशनल, तो इससे भी खिलाफ अक्ल होना चाहिए, क्योंकि इमेजिनेशन जो है वो खिलाफ अक्ल होती है। और यहाँ पर ये बात करता है पोइट्री भी तो खिलाफ अक्ल ही होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी इमेजिनेटिव होती है, इसमें तसव्वुरात होते हैं। तो इसको भी समझ में नहीं आना चाहिए, कहने का मतलब ये है इसका। तो इट मस्ट वेरी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रीडर्स, इसे हमेशा मुख्तलिफ किस्म के रीडर्स के लिए मुख्तलिफ होना चाहिए। हु मे हैव डिफरेंट इमेजिनेशन पावर, के पोइट्री को पढ़ते हुए उनकी डिफरेंट इमेजिनेशन होने चाहिए। वो एक लाइन का तर्जमा एक रीडर जो है वो अपने अंदाज से करे, अपने तसव्वुरात से करे, अपनी इमेजिनेशन की मदद से करे, और दूसरा जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ इमेजिनेशन की मदद से एक ही लाइन को पढ़े। ठीक हो गया। A famous example is the last stanza of his early poem, और एक फेमस स्टंजा यहाँ पर लिया गया है और ये इसकी अर्ली पोएम में शामिल है, और उस पोएम को द स्नोमैन का नाम दिया गया है। इसमें क्या कहता है? इन दिस पोएम इट इज़ अप टू अवर इमेजिनेशन, ये हमारे इमेजिनेशन से ही, ख्यालात से ही, तसव्वुर से ही बाहर है। वेदर द विंड ब्लोज, कि इसमें आया कि हवा चल रही है, इन रियलिटी, हकीकत में कि हवा चल रही है या नहीं है, हवा का वजूद है या नहीं है, ये रियलिटी में बताता है कि हवा चल रही है या नहीं, बस झूठ है, क्या चीज़ है? आर देयर इज़ मिजरी इन आवर थॉट्स, यह हमारे जहनों के अंदर एक फॉल्ट है, एक मुसीबत बनी हुई है कि हवा है, लेकिन हकीकत में है भी सही या नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लाइन है, इसको हम देख लेते हैं। फॉर द लिसनर्स, ये जो सुनने वाले हैं, जो हवा को सुनने वाले हैं, वी लिसनिंग इन द स्नो, हम क्या करते हैं? स्नो में भी सुनते हैं। सॉरी, हु लिसनिंग इन द स्नो, जो के बर्फ में भी सुनते हैं।
किस चीज को? हवा को। एंड नथिंग हिमसेल्फ, लेकिन अपने आप में ये कुछ भी नहीं है। हकीकत में हवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसी ने देखी नहीं है। बिहोल्ड्स, और ना ही आज तक इसको किसी ने पकड़ा है। नथिंग दैट इज नॉट देयर, यहां पर कुछ भी नहीं है। हवा की बात हो रही है, कुछ भी नहीं है। एंड द नथिंग दैट इज, और ये हवा जो है कुछ भी नहीं है। हकीकत में इसका कोई वजूद नहीं है ही नहीं। समझो ही ना कि ये हवा है, कुछ भी नहीं है। तो खैर, पोएट है, अपनी मर्जी से जो भी कह सकता है। द फैक्ट रिमेन्स दैट वी आर सेल्डम एबल टू डिस्कवर द इंटेलेक्चुअल कंटेंट ऑफ द पोएम बाय स्टीवंस। कहता है कि हकीकत यह है कि हम कभी कभार ही होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम इसकी पोएम का जो इंटेलेक्चुअल कंटेंट होता है उसको पढ़ने के बाद, यानी जहानत में चीज़, इसकी किसी चीज़ की समझ आ रही है, कभी कभी ही होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इज अनक्लियर पैटर्न, क्योंकि इस इनकी पोएम का कोई भी पैटर्न नहीं होता, मुश्किल होती है। पैटर्न नहीं होता, मीनिंग नहीं होता, तो फिर उसकी समझ क्या आनी। अबाउट द वर्ल्ड, इस दुनिया के बारे में। एंड इमेजिनेशन, और ना ही इसमें कोई तसव्वुरात होते हैं। ठीक हो गया? वी मे इमोशनली गेट वेरी क्लोज टू द स्टीवंस, हम इमोशनली स्टीवन से बहुत करीब हो सकते हैं, स्टीवन के साथ हो सकते हैं वाइल रीडिंग अ पोएम, जब हम इसकी पोएम को पढ़ रहे हैं। बट वी आर रेयरली, लेकिन हम बहुत ही कम एबल टू अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं द इंटेलेक्चुअल टर्म्स, वो टर्म्स जो इसमें वो जहानत के हिसाब से जो चीज़ें बताना चाहता है, उन चीज़ों को हम बड़ी मुश्किल से समझ सकते हैं। व्हाट ही मीन्स, कि आखिर वो क्या बताना चाहता है, क्योंकि उसने कहा है कि पोइट्री वही होनी चाहिए। His poetry is always merely notes towards a supreme fiction. तो इसके जो पोइट्री होती है वो सिर्फ एक ऐसे नोट्स हैं जो उसका जो दिया गया एक सुप्रीम फिक्शन है, खुदा के बारे में और मज़हब के बारे में, उसी से ये ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हीं के ये नोट्स हैं। हकीकत में इनकी भी कोई समझ नहीं आती। एंड नॉट द थिंग इटसेल्फ अकम्पलिश्ड वंस एंड फॉर ऑल, और एक ऐसी चीज़ इसकी पोइट्री है जो कभी भी मुकम्मल नहीं होती, कभी भी अपना मीनिंग मुकम्मल नहीं रखती, ना एक दफ़ा रखती है। और अगर इसको बार बार पढ़ेंगे तो फिर भी इसका मीनिंग जो है, फिर भी ये अपना मीनिंग नहीं रखेंगे। तो इट इज़ फॉर द रीज़न परहैप्स द स्टीवन पोइट्री बोथ इन थ्योरी एंड इन एक्चुअल प्रैक्टिस इज पोइट्री ऑफ इवन सेंस। तो यही वजह है, यही प्रॉब्लम है कि स्टीवन की पोइट्री जो है वो, अगर हम उसकी थ्योरी पढ़ते हैं, अगर उसको हम किताब पर पढ़ते हैं, किसी पेज पर पढ़ते हैं, तो तब भी क्या होता है कि ये हमें बिल्कुल ख़त्म होती हुई, फना होती हुई, तबाह बर्बाद होती हुई दिखाई देती है। और अगर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, अगर इसको पढ़ने के लिए एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तब भी ये इवन सेंस का मतलब तबाह होना, फना होती हुई हमें दिखाई देती है। इन दीज पोएम्स वी गेट ब्रीफ ग्लिम्स, हम बहुत ही कम ब्रीफ शॉर्ट झलक देख सकते हैं किस चीज़ की, ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की, डेट वैनिश बिफोर इट कैन बी सीन, कि हम में वो चीज़ जो बताई गई है वो हमें समझ आए और इससे पहले ही वो गायब हो जाती है।